नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुर्गेश डीके। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लाया जाए। और क्वेश्चन मौर्यकालीन भारत का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाला है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट, राजस्थान सेट जैसे बड़े एग्जाम के लिए शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिलते हैं। इसमें चार ऑप्शन है आपके, धावली, जौगढ़ और सन्नति इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका करेक्ट आंसर है, धावली, जौगढ़, सन्नति। अगर हम बात करें अशोक के पृथक शिलालेख धावली, जौगढ़ और सन्नति मिले हैं। धावली यानी तोसली एवं जौगढ़ ने समापा अभिलेख को दो पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। अगर हम बात करें तोसाली कोसल गंगा के पवित्र कुंड के निकट था, वही जौगढ़ ऋषिकुल नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। अगर हम बात करें, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, तोसाली जो था कोसल गंगा के पवित्र कुंड के निकट था, वहीं जौगढ़ ऋषिकुल नदी के उत्तरी तट पर था। धौली व जौगढ़ लेख में ही अशोक नगर की न्यायाधिकारों से कहता है कि वे निष्पक्षता से न्याय करें, किसी को अनावश्यक दंड ना दें और सभी को समान दृष्टि से देखें। इसी लेख में अशोक कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, धावली, जौगढ़, सन्नति। अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं धावली, जौगढ़ और सन्नति आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि अगर हम बात करें, तोसाली कोसल गंगा के पवित्र कुंड के निकट था। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट पर राय जरूर दिया करें। अगर वीडियो ना भी अच्छा लगे तो भी अपना राय दिया करें कि हम किस टाइप में और भी अपने वीडियो को सुधार कर सकते हैं और आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था। आप लोग इसे देख लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रतिवेदक। अगर हम बात करें अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में युक्त तथा राजुक नामक पदाधिकारी तथा 6वें शिलालेख में प्रतिवेदक का नाम का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें अशोक के 6वें शिलालेख में प्रतिवेदक का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें, अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रतिवेदकों की नियुक्ति की जिनका कार्य जनता से संबंधित सूचना प्रत्येक समय तथा प्रत्येक स्थान पर देने की थी। राजुक का कार्य क्या था। अगर हम बात करें, राजुक का कार्य पहले केवल राजस्व से संबंधित था, बाद में उसे न्यायिक अधिकारी भी प्रदान किए गए। अगर हम देखें तो युक्त राजस्व विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी होते थे। वे राजुक तथा प्रादेशिक के साथ दौरे पर भी जाते थे। वे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध भी करते थे, उनका लिपि लिखते थे। अगर हम बात करें, जबकि नागरक जो थे तो वह अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसका मुख्य कार्य नगर की सफाई एवं सुरक्षा था। तो मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था, रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता था। अगर हम बात करें, यह किसमें उल्लेख मिलता है, अशोक के 6ठे शिलालेख में रिपोर्टरों का उल्लेख मिलता है। 6वें शिलालेख में प्रतिवेदकों का उल्लेख मिलता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे, मैं समझ सकता हूं आप लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों से 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एर्रोगुड़ी और सन्नति। अगर हम बात करें, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें, एर्रोगुड़ी यानी आंध्र प्रदेश और सन्नति यानी कर्नाटका। अगर हम बात करें, दक्षिण भारत में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख आंध्र प्रदेश के एर्रोगुड़ी और कर्नाटक के सन्नति से पाए गए हैं। तो आप लोग दक्षिण भारत से एर्रोगुड़ी और सन्नति को नोट कर लीजिए, जो कि एर्रोगुड़ी आंध्र प्रदेश से मिला है और कर्नाटक से सन्नति प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें, इनमें से एर्रोगुड़ी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है, बल्कि सन्नति दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में गुलबर्गा जिले में स्थित है। अगर हम बात करें, जो सन्नति है आपका, वो गुलबर्गा जिले में स्थित एक गाँव में है, जो भीमा नदी के तट पर स्थित एक गांव है। हाल ही में यहां भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई एक प्राचीन बौद्ध केंद्र के अवशेष मिले थे। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मै कहाँ का शासक था। आप लोग इसे देख लीजिए, वह कहाँ का शासक था, मिस्र का शासक था। जो तुर्मै था वो मिस्र का था। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं जानता हूँ। अगर हम बात करें, अशोक मौर्य ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और 5 सीमंत यूनानी राजाओं के नाम दिए हैं। तथा अगर हम बात करें, अंतियोक सीरियाई शासक था, तुर्मै मिस्र का राजा था, तुर्मै आपका मिस्र का था। अगर हम बात करें, अंतिकीन मैसेडोनिया का राजा था और मग साइरीन का एपरेस था और अलेक्जेंडर जो था अलेक्जेंडर, अतः तुर्मै मिस्र का राजा था।
आप लोग, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और अशोक के जो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो आप लोग सब जानते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें, आप लोग इसे देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है और पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने कौटिल्य का संज्ञान नहीं दिया है। तो अगर हम बात करें, जो आपका ये करेक्ट आंसर माना है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या माना है। दोस्तों, अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के रचना काल तथा उसके रचयिता के विषय में मतभेद रहा है। जॉली, कीथ, विंटरनिच जैसे विद्वान इसे कौटिल्य की रचना नहीं मानते हैं, जबकि शाम शास्त्री, जैकोबी, स्मिथ, कांसी प्रसाद जायसवाल इस ग्रंथ के रचयिता के रूप में कौटिल्य को मानते हैं और कौटिल्य ही अर्थशास्त्र के रचयिता। अगर हम बात करें, डॉक्टर शाम शास्त्री ने इसे सर्वप्रथम 1909 में प्रकाशित करवाया था। इसी विवाद के आलोक में कौटिल्य का अस्तित्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संदेहास्पद माना जाता है, लेकिन ये गलत है। पूरे तरीके से आप सब जानते हैं, कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उनके गुरु थे, आप सब जानते हैं। अगर हम बात करें, कौटिल्य का नाम का उल्लेख मेगास्थनीज नहीं करता, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इसी प्रकार पतंजलि ने भी, जो मौर्य शासन से परिचित थे, कौटिल्य का नामोल्लेख नहीं किया है, जबकि इन्होंने चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, आप सब जानते हैं कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगर हम बात करें, आपका क्वेश्चन है इसमें जो कि सुमेलित नहीं है, जैसे लौरिया नंदनगढ़ में वृषभ नहीं, सिंह है। अगर हम बात करें, रामपुरवा स्तंभ में भी सिंह है, सांची में भी सिंह है और संकीसा में गज है। गज यानी हाथी है। अगर हम बात करें, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष भाग पर वृषभ अंकित नहीं है, वरन अशोक निर्मित इस स्तंभ शीर्ष पर सिंह की मूर्ति अंकित है। अशोक निर्मित लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इसके ऊपर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में 5 लेख उत्कीर्ण हैं। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। आप लोग इसे देख लीजिए, कौन से अधिकारी का उल्लेख नहीं है, तो आयुक्त का उल्लेख नहीं है। अगर हम बात करें, अशोक बिंदुसार का पुत्र था, अशोक सम्राट महान, तो जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया था। उसके शिलालेख में राजुक, प्रादेशिक, युक्त का उल्लेख मिलता है, लेकिन अयुक्त का उल्लेख नहीं मिलता है और उनके अधिकारों व कर्तव्यों का भी उल्लेख हुआ है। अगर हम बात करें, गुप्तचार के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूत का आदान प्रदान संदेशवाहक के रूप में होता था। अशोक के अभिलेख में अयुक्त नहीं, बल्कि अगर हम बात करें, युक्त नामक अधिकारी को उल्लेख मिलता है। अयुक्त आधुनिक अधिकारियों की शब्दावली, इसे कमिश्नर भी कहा जाता है, जो मंडल मुख्यालय में बैठता है। अगर हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का मौर्य समाज में शांति और व्यवस्था का उल्लेखनीय तत्व था। अगर हम बात करें, मौर्य समाज में शांति और व्यवस्था का उल्लेखनीय तत्व था। कभी कभी कभार चोरी हो जाती थी, वो वर्तमान में भी होती रहती है, आप सब जानते हैं। कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है और इसके भंग होने से राज्य के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। मौर्य समाज में भी अराजकता के उदाहरण मिलते हैं, तभी तो कौटिल्य धर्मस्थित तथा कंटक शोधन न्यायालयों की स्थापना की बात करता है। मौर्य साम्राज्य में चोरी कभी कभार हो जाती थी, यह विकल्प सही है। न्याय की स्थापना करना राजा का सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता था, अगर हम बात करें, और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं जानता हूं। अगर हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। तो कौन देता है, अशोक का 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग विजय का भी उल्लेख मिलता है। फिर अशोक शांति नीति अपना लेता है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में उल्लेख किया है कि अपने अभिलेख के 8 वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग दक्षिण उड़ीसा पर विजय प्राप्त की और इस युद्ध में हुई क्षति को देखकर उसने भेरी घोष यानी सैन्य संचालन को छोड़कर धम्म घोष धर्म विजय की अपना लिया था। और इस शिलालेख में भी यह भी उल्लेख मिलता है, अशोक धम्म विजय की प्रमुख विजय मानता है और यह विजय देवताओं के प्रिय अशोक ने अपने राज्य में सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन दूर तक प्राप्त की है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और अब हमारा अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, अगर हम बात करें, सांची के सबसे बड़े स्तूप जिले स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अशोक है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अशोक। अगर हम बात करें, बौद्ध परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें, स्तूपों में महात्मा बुद्ध की अस्थियों एवं उनके संबंधित सामग्रियों को भी समाधित
किया गया था। अगर हम बात करें जो शुरुआती स्तूपों में सांची का स्तूप समूह प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मिलता है। जो सांची के स्तूप है मध्य प्रदेश में मिलता है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1818 ईस्वी में जनरल रायलेट ने की थी। यहाँ से एक बड़ा एवं छोटे स्तूप मिलने हैं। मार्शल के अनुसार महास्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ से ईंटों का निर्मित था, जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई गई थी और इसके अतिरिक्त सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराज का स्तूप भी का निर्माण भी अशोक के समय में ही करवाया गया था। अगर हम बात करें सांची के सबसे बड़े स्तूप जिले स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था, तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या है, अशोक इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग कमेंट पर अपनी राय जरूर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, आप सब जानते हैं। तो आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो शानदार क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों की स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ के प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों का उत्कीर्ण किया गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 11, 12, 13 आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें महान मौर्य सम्राट अशोक 14 शिलालेखों का एक समूह मिलने के कारण उन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। इन शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। अशोक के धौली और तथा जौगढ़ के शिलालेखों में 11वें, 12वें और 13 शिलालेख का उत्कीर्ण नहीं किए हैं। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं हम आपको नई वीडियो पर बहुत जल्द ही। अब हम लाएंगे मरणोत्तर काल। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।